अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जीके। हम इस क्लास में साइकोलॉजी के जो पहला लेसन है उस लेसन को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। एक इंस्ट्रक्शन है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पे जो भी बोर्ड पर लिखा गया वो एक पूरा लेसन है। ओके, तुम ना को वो समझ में नहीं आता, लेकिन मेरी मूवमेंट को और मेरी आवाज को फॉलो करते जाओ। उसके पूरे सेंटेंस में बोलते रहता हूँ, या उर्दू मीडियम हो या वो इंग्लिश में हो रहो, तो तुमको आसानी से समझ में आ दो। यहाँ पे बोर्ड पे पूरे बहुत सारा लिखा हुआ में पहले डेफिनेशन है यहाँ पे, तो साइकोलॉजी के बारे में। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो साइकोलॉजी के लिए पढ़ने के लिए मैं यहाँ 3 स्टेजेस बने से। पहले स्टेज में हमें उसका बैकग्राउंड क्या है जानेंगे, दूसरे स्टेज में हमें उसका मीनिंग जानेंगे, तीसरे स्टेज में उसके हम डेफिनेशंस जानेंगे। ऊपर साइड में डेफिनेशंस लिख ले सर ऐसा क्यों लिखें सर कर बोलेगे तो एक अलग टाइप की क्यूरियोसिटी है, तो तुमना को मालूम नहीं पड़ेगा वो। तो जब तक हम नहीं बोलेंगे तुमको सही से समझ में नहीं आएगा और याद भी रहेगा ऐसी क्लास हुई थी बोल के। ठीक है, नेक्स्ट वन। सर इसका बैकग्राउंड क्या है, साइकोलॉजी का बैकग्राउंड क्या है बोलेगा तो सीधा पहला सेंटेंस है यहाँ पे, साइकोलॉजी हैज द लॉन्ग पास्ट। पहला पॉइंट क्या हो, साइकोलॉजी हैज द लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। साइकोलॉजी बहुत कदीम है लेकिन उसकी जो तारीख है वो कम है। इसका मीनिंग क्या है, साइकोलॉजी को पहले कदीम जमाने में किसी और सब्जेक्ट के साथ मिला के पढ़ते थे, किसी और सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके पढ़ते थे, और जदीद जमाने में आके, मॉडर्न जमाने में आके वो उस सब्जेक्ट से दूसरा अलग करके पढ़ा जा रहा था। तो वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो सब्जेक्ट का नाम है फिलोसॉफी। कौन सा सब्जेक्ट है वो, फिलोसॉफी। तो साइकोलॉजी को पहले फिलोसॉफी के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, उसी के अंदर मर्ज करके काम करते थे। तो उसको पढ़ने के लिए कुछ फिलोसोफर ही पढ़ते थे, बाकी वाले उसे थोड़ा नेग्लेक्ट भी करते थे साइकोलॉजी को। ठीक है, साइकोलॉजी पर्टिकुलर पार्ट भी नहीं था नहीं, तो इसीलिए। नेक्स्ट, वहां पे एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट है जिसने एक बात बताई है साइकोलॉजी के मीनिंग के ऊपर। क्या है, द साइकोलॉजी लॉस्ट हिज सोल, then its mind, and then its consciousness. Now it still work on the behavior. साइकोलॉजी पहले अपना जो रूह है वो रूह को खोया। दूसरे नंबर पे साइकोलॉजी जो अपना दिमाग है वो दिमाग को खोया। उसके बाद में जो उसका कॉन्शियसनेस है, उसके ख्यालात हैं, उसको खोया। अब किसके ऊपर रुका हुआ है, बिहेवियर के ऊपर, हमारे अखलाक के ऊपर, या तो हमारे चलने फिरने के ऊपर रुका हुआ है। ये कहना था विलियम वुड्सवर्थ का। सर एक बात तो ठीक बात है, समझ में आया कि हम ना कुछ साइकोलॉजी फिलोसॉफी से है, तो फिलोसॉफी ही क्यों, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में मिलकर पढ़ सकते थे। नहीं, याद रखो, फिलोसॉफी गिव द बर्थ टू सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड साइंसेस। बहुत सारे साइंसों को पैदा करती है फिलोसॉफी, बहुत सारे साइंसों को मिलके फिलोसॉफी बनता है। तो इसीलिए फिलोसॉफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। सभी साइंसेस का मदर कौन है, फिलोसॉफी है। तो ये बात सही हुई। अब साइकोलॉजी को फिलोसोफर ही पढ़े होंगे पहले, तो वो कौन से फिलोसोफर्स हैं, ग्रीक के 3 इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं जो साइकोलॉजी को फिलोसॉफी के साथ मिलके पढ़ते हैं। तो पहले वाले का नाम है सोक्रेटिस, दूसरे का नाम है प्लेटो, तीसरे का नाम है अरिस्टोटल। सोक्रेटिस का जो शागिर्द है वो प्लेटो है, प्लेटो का शागिर्द जो है वो अरिस्टोटल है। तो अरिस्टोटल का टीचर प्लेटो है और प्लेटो का टीचर कौन है, सोक्रेटिस। अभी सोक्रेटिस क्या करता है, उतना खास साइकोलॉजी के ऊपर नहीं बात करता, थोड़ी बहुत क्या बात करते, साइकोलॉजी सोल के ऊपर टिकी हुई है ऐसे बातें करके छोड़ दो। प्लेटो आते, तो प्लेटो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है रिपब्लिक। ठीक है, ये वर्ड याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक। रिपब्लिक कहने की बुक लिखते हैं और बुक के अंदर मेंशन करते हैं कि साइकोलॉजी, ठीक बात है, साइकोलॉजी सोल के ऊपर ही है, सोल के बारे में स्टडी कर दे, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है वो तबुला रासा नहीं होता, उसके अंदर कुछ आइडियाज होते हैं। जब बच्चा, तबुला रासा मतलब ब्लैंक स्टेट है, ब्लैंक स्टेट मतलब उसका दिमाग खाली नहीं होता, उसके अंदर कुछ ख्यालात भरे हुए होते हैं जिसको आइडियलिज्म बोलते हैं। तो आइडियलिज्म या तो आइडियल्स उसके पास रहती बोल को प्लेटो बोलते हैं। आगे जाके ये कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, जो जॉन लॉक हैं, तो जॉन लॉक साहब क्या करते हैं, उसे इनकार करते हैं, नहीं साहब ये गलत है। तो बच्चा जब पैदा होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो नेचर है, वो नेचुरल है, वो कुदरती है।
तो उसके दिमाग पूरा खाली रहते, कोरे कागज की तरह रहते, बोलते जॉन लॉक आगे जाकर। लेकिन पहले प्लेटो तो उतना बोल रहे हैं। उसके बाद में अरिस्टोटल आ दो। सर अरिस्टोटल ही सोल का जो डेफिनेशन दिया, क्यों? अरिस्टोटल के अलावा दूसरे दे नहीं सकते थे क्या? याद रखो, सॉक्रेटिस से द अरिस्टोटल गिव द डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग कंपेरिजन सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस को कंपेयर करके देखें तो लॉजिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा कौन देते? अरिस्टोटल देते। लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा रहते अरिस्टोटल के पास। तो इसीलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर दो साइंसेस मिले हुए हैं, एक फिलोसॉफी और एक साइंस। फिलोसॉफी और साइंस मिला के साइकोलॉजी बनी बोल के, ठीक है। उसके बाद में 1590 सीई के अंदर 1590 सीई के अंदर एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिसका नाम है रुडोल्फ गोखले या तो रुडोल्फ गोकेल। तो ये रुडोल्फ गोकेल कहने वाला क्या करता है, कितने दिन तक साइकोलॉजी को क्या करेंगे तुम लोग, फिलोसॉफी के साथ पढ़ेंगे, एक अलग चीज बनाओ बोल के उन्हें क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है साइकोलॉजिया। कौन सी बुक का? साइकोलॉजिया। एक बुक लिखता है। इसका मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजी जो पहला वर्ड है उस पहले वर्ड को किसने इस्तेमाल किया? रुडोल्फ गेकले ने। तो रुडोल्फ गेकले क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल जो बोला था वो सोल का जो मीनिंग है वो सही है, ठीक है। उसी को कुछ क्या करते हैं, एनालाइज करके कुछ अच्छी तरह से लिख के साइकोलॉजी को फिलोसॉफी से अलग कर दो। कौन है? रुडोल्फ गेकले। ये उसका एक इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। इतना होने के बाद में रुडोल्फ गेकले जब अलग करके निकलता है, उसके बाद में माइंड का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद में अलग 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 कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्शियसनेस का आते, बाद में बिहेवियर आते, सोल का पहले है। लेकिन हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। थोड़े और चीजें यहाँ पे, एक 4 लोगों का नाम लिखे सर। सिगमंड फ्राइड बोल को है। तो सिगमंड फ्राइड को, ही वाज द फादर ऑफ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड। साइकोलॉजी का, मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? जदीद नफ्सियात का फादर किसको कहा जाता है? विलहेल्म ओंट को। देखो, साइकोलॉजी का फादर अलग है और मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर अलग है, ये दो अलग पॉइंट है। नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो फादर है जिसका नाम है थॉर्नडाइक। उसके बाद में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो फादर है वो पियाजेट है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का फादर समझो, नहीं कर बोलेगा तो चाइल्ड डेवलपमेंट का फादर समझो, या तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फादर समझो, कहा जाता है। ओके, उसके बाद में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है किसको? पियाजेट को। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो पियाजेट के बारे में। सर इनके रीजन क्या है, इनको फादर क्यों कहा गया? तो विलहेल्म ओंट क्या करता है, 1879 के अंदर जब लैबोरेटरी ओपन करके उस साइकोलॉजिकल लैब के अंदर क्या इन्हें साइंटिफिकली बैकग्राउंड देते, साइकोलॉजी को एक साइंटिफिकल बैकग्राउंड देते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर पुकार दो। तो बाद में कॉन्शियसनेस के बारे में बात करें तो सिगमंड फ्राइड बोलते हैं साहब सिर्फ कॉन्शियस के बारे में पढ़ाना नहीं है, कॉन्शियस के अंदर कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अभी 3 कॉन्सेप्ट उसके अंदर, अभी 2 कॉन्सेप्ट कहां रखे? हाँ, कितनी बड़ी बात बोला कौन? सिगमंड फ्राइड। इसीलिए हम क्या कहेंगे, सिगमंड फ्राइड को फादर ऑफ द साइकोलॉजी कहेंगे और विलियम ओंट को फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी कहेंगे। तो समझ में आ रहा? अब थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर क्यों कहा गया? ये तो नॉर्मल सा चीज है, उसका ट्रायल एंड जो एरर थ्योरी थी, जितना तुम ट्राई करते रहोगे उतने एरर्स कम होंगे। ये एजुकेशन में हमें क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर दो। जब एजुकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी बात यहाँ पे समझ में आ। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पियाजेट को क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाइल्ड की जो डेवलपमेंट के बारे में जो क्लियरेंस देते वो पियाजेट देते। इतना वाला कॉन्सेप्ट हुआ। अभी देखो मीनिंग की तरफ आओ। कौन सा मीनिंग? पहला मीनिंग लेंगे स्टडी ऑफ सोल। तो पहला ये तो सोचो, जो साइकोलॉजी करने का उर्दू का इंग्लिश का वर्ड है, साइकोलॉजी का जो इंग्लिश का वर्ड है वो आया कहां से? ग्रीक के 2 वर्ड से। कौन सा वर्ड? ए है, एक है साइके और दूसरा है लोगस। साइके का मीनिंग क्या है? साइके का मीनिंग उन्होंने क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल क्या बोलते हैं, साइके की मीनिंग क्या है? सोल है, करेक्ट है। और लोगस का मीनिंग क्या है? स्टडी। अरिस्टोटल ये बात बोल के गया। तो आगे आते डेमोक्रेटिस। तो डेमोक्रेटिस एंड प्लूटो क्या बोलते हैं? यस, प्लूटो सही को अरिस्टोटल बोले तो सही बात है। सर क्या बात कर दे, प्लेटो उससे पहले, अरिस्टोटल, मतलब उसका जो स्टूडेंट बोल रहा था उस बात को मान लेते प्लेटो। तो और यहां तक डेमोक्रेटिक्स भी एक डेफिनेशन भी देते, क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ द अवर बॉडी मेड अप बाय द सोल। हमारी जो जर्रात हैं हमारे जिस्म के, वो किससे बने हुए हैं? वो हमारी रूह से बने हुए हैं, अगर को बोलते हैं डेमोक्रेटिक्स। बाद में इसके बाद में आते कांट। कांट करने वाला एक साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं
तुम्हारे पास जरा तो अकल है? सोल को देख सकते हैं कभी? उन्हें क्रिटिसाइज करते। ही क्रिटिसाइज द मीनिंग ऑफ द सोल। कहां है सोल? कैसी रहती सोल? उसके काम क्या है? वो दिखती कैसी है? उसको कैसा पढ़ेंगे? ऐसा बोल के इन्हें क्या करते हैं? उसे क्रिटिसाइज करता। व्हाट इज सोल? व्हाट्स इज फंक्शन? व्हाट इज नेचर? व्हाट इट्स स्कोप? इसका स्कोप क्या है बोल के उन्हें ये क्या करते? इनकार करते हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, स्टडी ऑफ माइंड। तो स्टडी ऑफ माइंड बोले तो क्या? अभी यहां पे मामला क्या है? साइके बोले तो माइंड आया, अब अभी तक सोल था, अब साइके बोले तो माइंड, और लोगस बोले तो क्या है? स्टडी। सर अचानक माइंड को क्यों पकड़े है? नो, हाथ पैर कान नाक क्या तो पकड़ सकते थे, तो हाथ पैर कान नाक क्यों नहीं पकड़े? माइंड को क्यों पकड़े? याद रखो, माइंड बोलेगे तो दिल और दिमाग की बात कर रहे हैं। दिल को यहाँ पे दिल को भी पकड़ना पड़ेगा। तो दिल की बात क्यों कर रहा है? इंसान के पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला बादशाह वो कौन है? तो दिल है। दिल से करो जी, दिल से पढ़ो थोड़ा, टीईटी क्या सब कुछ पास होती, बोलते नहीं ऐसा। तो दिल से पढ़ने की बात कर रहे, मतलब दिल हर हमारे आदतों को कंट्रोल करता है, नफ्स को काबू में रखता है। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे जितने भी बॉडी के थिंकिंग्स हैं, उन थिंकिंग्स को कंट्रोल और रखने वाला कौन है? क्या है? माइंड है, जिसको हमें क्या बोलते हैं? दिल बोल दे, हार्ट बोल दे। तो इसीलिए सब लोग क्या करें? हाँ ये सही है, उस जमाने तक ये सही है। तो वो पहली बार देने वाला कौन है? डांटे कहने वाला देते हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद में जॉन लॉक बोलते हैं, साहब मैं भी लॉक करने के लिए तैयार हूं। क्यों? मैंने पहले ही प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है, अभी उधर गए तूने मारती मुझे भी तुम्हारे साथ छुड़ा लो, मुझे भी तुम्हारे साथ क्या करो? जुड़ा लो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। नेक्स्ट हॉब्स बोल के एक लाए। उसके बाद में कांट बोलते हैं, साहब मैं कहां जाऊं दे, मैं भी उनको क्रिटिसाइज करे से, सोल नहीं दिखती, वो नहीं दिखती, अभी मैं क्या तो देना, तो मैं क्या बोलता हूं? तुम्हारे साथ हूं मैं भी। साइकोलॉजी बोले तो क्या? स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ माइंड बोलते हैं सब जने। उसके बाद में विलहेल्म ओंट साहब आते हैं। विलहेल्म ओंट, तो विलहेल्म ओंट साहब क्या बोलते हैं? सेम क्रिटिसाइज है, तुम्हें करे सो तुम्हें खाना है, क्या करे? सोल दिखती क्या? सोल के क्या काम है? पूछ रहे थे नहीं, अब इन्हों विलहेल्म ओंट पूछते हैं, दिल कहां पे रहता है? यहाँ पे रहता। दिल दिखते क्या? दिल के काम तुम्हें कहां दूरबीन लगा देख सकते हैं क्या? दिल के बारे में कौन जानता? तुम्हारे दिल के ऊपर किसका राज चलेगा? हाँ, वो दूसरों का राज चलने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से इन्हों क्रिटिसाइज करते हैं सर। व्हाट इज द माइंड? व्हाट इज इट्स फंक्शन? व्हाट इज इट्स नेचर? व्हाट इज इट्स स्कोप? इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं? कॉन्शियसनेस का क्या करते हैं? मीनिंग दे दो। कौन है? विलहेल्म ओंट। समझ में आया? अभी 19th सेंचुरी के एंड में, 19th सेंचुरी के एंड में विलहेल्म ओंट की लीडरशिप में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जमा होते, जिसके अंदर एबी टिचनर एंड विलियम जेम्स भी रहते। पूरे जने मिला को क्या बोलता है? कॉन्शियसनेस का मीनिंग दे दो। इसका मतलब क्या है? साइके मींस कॉन्शियसनेस, लोगस मींस स्टडी। चलो अब कॉन्शियस के ऊपर आई गाड़ी। जब कॉन्शियस के ऊपर आते, सब लोग मिला के कॉन्शियस का मीनिंग दे दे। मीनिंग देने के बाद में नेक्स्ट विलहेल्म ओंट बोल दे, यस अभी इसे प्रूव करना है मुझे। क्या करना है? चलो साहब लिपजिग के अंदर, कहां पे? लिपजिग, जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी का नाम है लिपजिग। तो वो यूनिवर्सिटी में 1879 के अंदर साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी ओपन कर दो। पहली लेबोरेटरी ओपन करके क्या बोलते हैं? हाँ साहेब हम काट को देंगे, कुछ लोगों को काटे ले, मतलब एक्सपेरिमेंट। तो जब इन्हें एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड देते, कौन सा मेथड देते? एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसीलिए विलहेल्म ओंट को मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है विलहेल्म ओंट को। जब इन्हें एक्सपेरिमेंट देखो, ये सब कर को बता दे। हाँ याद रखो, ये भी 1953 के अंदर इस लिपजिग यूनिवर्सिटी को कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी बोल को रिनेम किया गया है, नया नाम रखा गया। अब हमारा लीडर बोले को सब जने चुप बैठे। अभी उसके बाद में उठ बैठती, कौन है? ईबी टीचनर साहेब हमें भी यहाँ तुम्हारे स्टूडेंट रहे तो क्या, तुम्हारे से थोड़े बहुत होशियार है। अभी तुम्हें बोल रहे ना, हाँ सर टेंशन न लो, तुम्हारे से भी होशियार बन के दिखाते बोल। तो उसी तरह तो ईबी टीचनर क्या बोल दे विलहेल्म ओंट को, साहेब तुम एक्सपेरिमेंटल मेथड क्यों लेते हैं? वो थोड़ा महंगा पड़ेगा ना, हमें थोड़ा अलग तरीका देखेंगे। तो ईबी टीचनर एक नया मेथड इस्तेमाल करते, कौन सा? इंट्रोस्पेक्शन। कौन सा स्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड देके क्या बोलते हैं ना, चलो कॉन्शियसनेस को पढ़ो। इसकी बात भी सही है नहीं,
इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेटर मेथड टू स्टडी अबाउट इटसेल्फ, या तो हिमसेल्फ या तो अवर सेल्फ, अपने आप के लिए पढ़ने के लिए बहुत बेहतर है। और टीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कौन सा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्योंकि अपनी टीचिंग को कितना अच्छा पढ़ा है, कौन से बच्चे की कमजोरियां क्या थे, उनके सामने हमने कैसा पढ़ाई करने का, हमें खुद जज करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड बहुत अच्छा है। तो विलियम सब जने मानते हैं सही चीज है, हमें क्या कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन के मेथड से क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में बोलते हैं विलियम जेम्स 1890 के अंदर एक बुक लिखते, बुक का नाम है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ द साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स बोल के एक बुक लिख दो। तो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स बोल के एक बुक लिख के क्या करते हैं, उसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन देते। क्या एक्सप्लेनेशन देते, विल यहां पे दिए देखो, द एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, द एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोन एज द साइकोलॉजी। ठीक है, वो डेफिनेशन देते कौन, विलियम जेम्स। उसके बाद में आते सिगमंड फ्राइड आते सामने। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या बोल के इस मीनिंग को ठुकराता है, साहेब तुम कॉन्शियसनेस को तो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सब कॉन्शियसनेस कहां गया, इसके अंदर अनकॉन्शियसनेस माइंड कहां गया। माइंड में 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तुम्हें सिर्फ कॉन्शियस के बारे में पढ़े तो कैसा, तो ये कैसा नाइंसाफी है, पूरा पढ़ो ना। हाँ याद रखो, और जितना तुम्हें कॉन्शियस कर को बोल रहे हैं, कॉन्शियस के अंदर 10% इज कॉन्शियस भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, 90% इज कॉन्शियस नहीं, 10% नहीं पढ़ पाएंगे कॉन्शियस में, तो तुम कैसा साइकोलॉजी पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए तो सिगमंड फ्राइड को फादर ऑफ द साइकोलॉजी के नाम से जानते। नेक्स्ट आगे, स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा लगते सब लोगों को, क्योंकि इसने प्रूफ के साथ बताया। क्या बताया, ये जो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, तो इसका मतलब क्या है, जो वर्ड है साइके उसका मीनिंग बिहेवियर है और लोगस का मीनिंग स्टडी है। तो यहाँ पे जेबी वाटसन ये मीनिंग दे दो, कब देते हैं, 1913 के अंदर देते हैं, और 1924 में उनकी एक बुक आती, कौन सी, बिहेवियरिज्म बोल के एक बुक लिखते हैं उन्होंने, कौन सा, बिहेवियरिज्म। ये जब बिहेवियरिज्म करने की बुक लिखते हैं, उन्हें बोलते हैं द स्टडी ऑफ बिहेवियर। सर बिहेवियर किसको कहेंगे, उनको पूछते हैं किसको, जेबी वाटसन को, सब लोग मिलाकर पूछते हैं, साहब तुमने तो कहा है, क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, बिहेवियर की स्टडी को हमें क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी। तो बिहेवियर कैसे दिखती है बोलो, देखेंगे साहेब, तुम्हें दिल में जो सोचते हैं वो हाथों से करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो तुम्हारे पास साइकोलॉजी पता चलती, तुम्हारे बिहेवियर पता चलते हैं, तो बिहेवियर से साइकोलॉजी। हाँ हमारा अभी तक दिमाग में नहीं आया, तो जी सही बात है, बिहेवियर आ गया, हाँ सब जने क्या करते हैं, हाँ सही चीज। सर अब ये एक बात बताओ, बिहेवियर किसके पहचानेंगे हम, अब फैन फिर रहे, अब फैन की साइकोलॉजी जान सकते हैं आप, नहीं, अभी पतरा से ऊपर वो चिल्लाते डक डक डक, वो साइकोलॉजी थोड़ी है। हाँ साइकोलॉजी को जानने के लिए 2 थिंग का होना जरूरी, क्या, कैसे इंसानों की साइकोलॉजी चाहिए, ये वो विजिबल चीज रहना और वो लिविंग थिंग रहना, जिंदा रहना और आंखों को दिखना। अभी कौन सा भी एक बैल बांधे रहते हैं, तुम्हें बैल का बच्चा बांधे रहते हैं, या तो गाय का बच्चा बांधे रहते, गाय का बच्चा क्या करता है, और इधर उधर भागते रहते कि अपने माँ के पास जाने के लिए। तो तुम ना कैसा पता चला जी, वो अपनी रस्सी खोल के माँ के पास जा रहे बोल को, चिल्ला रहे, भूख लगी उसे कर बोलते, कैसा बोल रही तुम्हें, उन्हें चिल्ले तो भूख लगे जैसा क्या। अभी तुम्हारे घर में कौन सा भी एक बच्चा रो रहे, रोहित क्या बोलते तुम्हें, नहीं जी उसे खाना बराबर नहीं है, उसे नींद बराबर नहीं, इसीलिए चिल्ला रहे हो बोलते। तुमना को कैसा पता चला, हाँ उसके बिहेवियर की वजह से, समझ में आ रहा है। तो वो जिंदी चीज भी रहना है और आंखों को दिखना भी है, समझ में आ रहा है। तो ये तुमको कैसा पता चला, कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी कौन दिए, जेबी वाटसन दे दो, जेबी वाटसन में ऑब्जर्वेशन मेथड दे दे, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसकी साइकोलॉजी हम जान सकते हैं साहब, उस साइकोलॉजी को जानने की जरूरत है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोलते हैं, सर बिहेवियर के अंदर बाकी का कुछ क्या क्या तो पढ़ सकते हैं हमें, एक तो चीज आंखों को जो दिख रहा है उसको पढ़ दें, उसके अंदर हमारी मेंटल की हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हमारे बिहेवियर से पता चलता है, हमारे फीलिंग्स क्या चल रहे हैं वो हमारे बिहेवियर से पता चलता है। तुम्हें बोलते नहीं कौन भी एक सैड हो बैठे,
कि रे कौन धोखा देगा तुझे कर पूछते हो उसे। तो एक रीजन है, कौन सी भी चीज को एक रीजन बता दो। क्यों बता दे? क्योंकि उनके बिहेवियर से पता चल रहा है कि उनका मूड सही है नहीं, आज उन्होंने नहीं पढ़ा रहा। अब कुछ अच्छा मूड भी चल रहा है, किसी का अच्छा मूड चल रहा है तो अच्छा पढ़ा दे, किसी का अच्छा मूड नहीं चल रहा तो मजबूरी से क्लास ले। तो तुमको पैसा तो चल, मूड नहीं है बोलते हैं, यही मूड को हम बिहेवियर कहेंगे, यही मूड को हम क्या कहेंगे? बिहेवियर कहेंगे। अभी रही बात डेफिनेशन की, डेफिनेशन के अंदर पहले नंबर पे आती क्रो एंड क्रो क्रो, है ना, दोनों जने भी ब्रदर्स है। क्रो एंड क्रो ब्रदर्स क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? बिहेवियर एंड इंटर रिलेशन। द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड इंटर रिलेशन इज नोन एज द साइकोलॉजी। बिहेवियर और इंटर रिलेशन, अंदरूनी जो तुम्हारी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को और बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? साइकोलॉजी कहेंगे, क्रो क्रो के हिसाब से। तो हमको यहाँ क्या याद रखना है? इंटर रिलेशन याद रखो। बिहेवियर तो सब लोग बोल रहा है, इंटर रिलेशन आया बोले तो क्रो एंड क्रो समझना। नेक्स्ट उड्सवर्थ है, उड्सवर्थ आया तो क्या समझना है? किसी इंसान के बिहेवियर और उसके एनवायरमेंट, किसी इंसान के बिहेवियर और उसके इसका का जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे? उसकी साइकोलॉजी जानेंगे। अब कोई एक इंसान है, उसे हम क्या करते हैं? एक रूम में बंद करके मैं तेरी साइकोलॉजी देख, तुम बोले तो साइकोलॉजी देख सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके बिहेवियर तुम जानना चाहते हो तो उसके खुले एनवायरनमेंट में उन्हें कहां पे अपने बिहेवियर दिखाते, वो एनवायरनमेंट में उसे छोड़ो। उसके वो बोलती नहीं मेरे मुझे बहुत ज्यादा मूड ऑफ है जी, मेरे हिसाब से मुझे छोड़ो, तुम्हें मुझे शीरनों को खाओ जी कर बोलता रहता कि उनके हिसाब से उनको छोड़ो, उनके माहौल के हिसाब से उनको छोड़ो, उनके साइकोलॉजी हमें जान सकते हैं। ये कौन कर रहा है? उड्सवर्थ। तो उड्सवर्थ को पहचानने के लिए हम क्या करना है? एनवायरनमेंट का वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट ईबी बोरिंग बोलते हैं। ईबी बोरिंग की डेफिनेशन आसान है, द नेचर, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द पर्सन, पर्सन के नेचर को पढ़ना, उसके स्वभाव को पढ़ना, उसकी हालत को पढ़ना, किसी इंसान की हालत को पढ़ना ही साइकोलॉजी बोलते हैं। कौन? ईजी बोरिंग साहब। उसके बाद में स्किनर साहब आते। स्किनर साहब क्या बोलते हैं? बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस इज नोन एज द साइकोलॉजी। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है, एक्सपीरियंस की बात बोल रहा है, बिहेवियर के साथ साथ एक्सपीरियंस। वो बोलते नहीं ए चुबड़ो जी, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस वाला है। कौन भी एक्सपीरियंस टीचर आएगा तो आंखों से यूं देखेगा तो चुबड़ दे, क्यों? उनकी आंखों से पता चल रहा है कि उनके बिहेवियर क्या बता रहे हैं, बहुत खराब मानने वाला हूं तुम ना को बोल। तो बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना भी सही क्या है? साइकोलॉजी है। ये किसका कहना है? स्किनर का। स्किनर के बाद में आती है विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स क्या बोल रहे हैं? द एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहेंगे? साइकोलॉजी कहेंगे। इस तरह से साइकोलॉजी का पहला लेसन खत्म होता। तो इस लेसन में हम क्या पढ़े? बैकग्राउंड ऑफ द साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ द साइकोलॉजी एंड डेफिनेशंस ऑफ द साइकोलॉजी। तीन चीजों को पढ़े। किस तरह से हम गुजरे, समझ में आ रहा है? अपने आप को क्वेश्चन डाल लो, क्या आंसर्स मिलेंगे? अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ो। हम क्या करेंगे? HSTR का इंतजार मत करो, एग्जाम के नजदीक नजदीक मत पढ़ो, हर डेली कंटिन्यूस पढ़ते रहो। हमारे वीडियोस आते रहते हैं, उसको नोट्स बनाओ, अच्छी तरह पढ़ के लिख के रखो। नोट्स बनाओ, खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला। एक 3-4 महीने के अंदर कौन से भी एग्जाम आए, उसके लिए भरपूर 3 महीने पढ़ने के बाद में छोड़ने का, फिर 3 महीने, कुछ भी इंप्रूवमेंट्स नहीं है। कंटिन्यूस का होना बहुत जरूरी है, स्टडी कंटिन्यूस रहना। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोलते हैं अल्लामा इकबाल का वो शायर है, खुद ही को कर बुलंदी इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। मेहनत करो, कंटिन्यूस रखो, समझ में नहीं आया तो पूछो, कमेंट करो, पढ़ो। जो भी इलाके हैं उस इलाकों में क्वेश्चन वीडियोस बनाते रहेंगे हम लोग। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है माँ बाप के अलावा। माँ बाप ही तुमको सपोर्ट करेंगे, कोई और सपोर्ट नहीं करेगा। क्या करेंगे? माँ बाप के अलावा कौन क्या करता? बहुत बड़े दोस्त, बहुत बड़े ये बोल गए। दोस्त कब तक तुम्हारे अच्छे? कब तक तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए अच्छे? जब तक तुम्हारे पास है। जब दोस्त को मुसीबत आती तो तब उसको मदद मांग के देखो, बोलते हो दोस्त तुमको सही से, तुम कितने भी तकलीफ में रहो, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे साथ आएंगे। माँ बाप के अलावा कोई साथ नहीं देगा।
क्या कर रहे, कितने से बड़े बड़े लोग पढ़े, किनका सपोर्ट मिला उनको? सिर्फ माँ या बाप का सपोर्ट मिला। कोई बड़े समाज में पैदा होकर बड़े लोग उनको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करे। क्या थे एपीजे अब्दुल कलाम? कुछ ना। बड़े बड़े लोगों की बात मत करो, उनको अपनाओ, उनको जितनी तकलीफ लिए थे उस चीज को तुम्हारी जिंदगी में डालो। कैसी हालत है, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, जब तक तुम्हारा पोस्टिंग नहीं होते, तब तक तुम्हारी वैल्यू जीरो है, कितने भी डिग्रियां लो। अगर तुम्हें किसी के कोई गांव में जा रहे हैं, तुम्हारे गांव में जा रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई एकला पुलिस है या तो कौन सी भी गवर्नमेंट जॉब में है, तुम उसके साथ जा रहे हैं, तुम एमए पीएचडी करा, तो रेस्पेक्ट किसको दिया जाएगा? गवर्नमेंट जॉबर को रेस्पेक्ट मिलेगी। ये हकीकत है, इस हकीकत को समझो। मोटिवेशन करना हर बार सही बात नहीं है। मोटिवेशन दिल से निकलना है, अपने खुद के दिल से निकलना। क्या करोगे? पढ़ना ही तो है, उसके अलावा कुछ करेंगे? करने का है कुछ नहीं है, पढ़ना है सिर्फ। लेकिन पढ़ने के लिए मन लगाना जरूरी है, इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है। तो हमारे पास इंटरेस्ट ही नहीं है तो पढ़ोगे क्या? कंटिन्यूटी ही नहीं है तो पढ़ के क्या करोगे? 2 महीने पढ़ेंगे, 3 महीने पढ़ेंगे, नहीं हुआ तो काम खत्म। कामयाबी के नजदीक रहते तो हाथ छोड़ छोड़ दो। क्या करना है? कंटिन्यूटी याद रखना है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है। हमारे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते, बहुत जल्दी अपने एहसास को खो जाते। अल्लाह ताला से दुआ करो, कभी भी ऊपर वाला तुमको नाराज नहीं करेगा अगर तुम्हारे इरादे में दम है तो। 4 दिन के मोटिवेशन के साथ मत जियो। कितने दिन से तुम पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से तुम पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट। पढ़ने का कुछ इरादा साथ लेके चलो। 4 बुक पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। अगर पढ़ेंगे तो सामने वाले को दंग करके रखेंगे, अगर पढ़ेंगे तो सामने वाले को अपनी औकात का एहसास दिला के रहेंगे। तो वो औकात का एहसास दिलाने का जो जज्बा है वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मोटिवेशन किसके, क्या करेंगे मोटिवेशन लेके? दुनिया तुम कैसा करोगे वैसा बनेगी, तुम ऐसा मोल्ड करेगे तो मोड़ोगे, भागो तो भाग जाएगी। दुनिया के बारे में सोचना नहीं है, अपने बारे में सोचो, अपनों के बारे में सोचो, माँ बाप के बारे में सोचो। छोटी मुंह बड़ी बात हम भी करते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ ये मोटिवेशन वर्ड्स नहीं है, ये जज्बात हैं। जिन चीजों का हम फेस किए हैं, जिस तकलीफों का हम फेस किए हैं, तो खुदा जाने और हम जाने। किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना। याद रखो, अगर तकलीफात को सहने की तुम्हारे पास आदत नहीं है तो तुमको एजादात से नवाजने की भी तुम्हारे पास हैसियत नहीं होगी। तुम जितने तकलीफ को तुम सहेंगे उतने ही अवार्ड आपको मिलेंगे। हमारे पास कैसा है, मेहनत नहीं करेंगे सब कुछ आसान से मिलेगा, किसी कोसना नहीं है। अगर कोई हमारे साथ पढ़ रहा है, उन्हें हमारी बराबर कर रहा है, तो तुम खुश होना चाहिए। क्यों? तुझे पीछे डाल के ही रहूंगा। लेकिन हमारे पास उन्हें नहीं पढ़ना, इन्हें नहीं पढ़ना, हमें नहीं पढ़ना। खुद एक इंसान अपने आप को इंप्रूव करने वाला वो सही से अचीवर नहीं है, अपने साथ काफिला निकल के लेके निकल, वो बड़ी बात। तो इसीलिए तो हमारी क्लासेस हमने स्टार्ट किए थे। तो आपके सपोर्ट की वजह से ये क्लासेस चल रहे हैं। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए, आपका जज्बा बना के रखेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। ओके, इसी तरह और मजीद वीडियो हम लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहो। आपको कौन सा वीडियो टॉपिक चाहिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाने की भी कोशिश किया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।